नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। दोस्तों, आज बाजार ने वो कर दिया जो अक्सर किसी बड़े परिवार की महफिल में होता है। कोई मुस्कुरा रहा था तो कोई फिर उदास बैठा था और बीच में एक कोना ऐसा भी था जो सबसे ज्यादा आज चर्चा में रहा। सेंसेक्स और निफ्टी का मूड थोड़ा उखड़ा हुआ दिखाई दिया तो दूसरी तरफ बैंक निफ्टी ने मुस्कुराते हुए एंट्री मारी। तो आखिर आज हुआ क्या, किसने बाजी मारी और किसने खाई मात, तो पूरी कहानी, पूरा लेखा जोखा अगले कुछ मिनटों में क्रमवार, सिलसिलेवार, बिना किसी उलझन के आपके समक्ष। दोस्तों, आज बाजार का हाल अगर हम शुरू करें तो देखें तो आज के तीन सबसे बड़े नामों में, क्योंकि यही तीन नाम हैं जिन्हें हर निवेशक सबसे पहले देखता है। सेंसेक्स आज बंद हुआ 77,473 पर, जो कल के मुकाबले 183 अंकों की गिरावट रही, यानी कि 0.24% गिर गया। और निफ्टी भी लगभग उसी राह पर चला और 24,208 पर बंद हुआ, 127 अंकों की गिरावट रही और लगभग आधा परसेंट गिर गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, आज गिरावट का असली दबाव निफ्टी पर ही सबसे ज्यादा दिखाई दिया, लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। जब बाकी दोनों बड़े इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए तो ठीक उसी वक्त बैंक निफ्टी ने अपनी अलग राह पकड़ ली और यह बंद हुआ 57,783 के लेवल पर, यानी कि 270 अंकों की मजबूत तेजी के साथ में, यानी 0.47% ऊपर। दोस्तों, सोचिए ऐसे कि जैसे किसी घर के तीन भाई बहनों का दिन अलग अलग गुजरा हो। दो का मूड थोड़ा उखड़ा हुआ था और तीसरे ने पूरे परिवार की आज शाम बचा ली। तो आज बाजार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफ दबाव था तो दूसरी तरफ सहारा भी मौजूद था। और दोस्तों, एक बात और है जो इस गिरावट को समझने में मदद करती है। विदेशी निवेशकों यानी कि एफआईआईज की तरफ से आज भी सतर्कता का रुख बना रहा, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि अपने डीआईआईज ने बाजार में लगातार खरीदारी बनाए रखी। और यही वजह है कि गिरावट के बावजूद बाजार पूरी तरह से टूटा नहीं है। घर के अंदर का भरोसा बाहर की घबराहट पर भारी पड़ता हुआ साफ साफ दिखाई दिया। सेक्टर की दोस्तों अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो मिड कैप, स्मॉल कैप और सभी सेक्टर्स की हम बात करें, यानी कि उन नामों की बात करें जो अक्सर हेडलाइंस में नहीं आते हैं लेकिन आपके पोर्टफोलियो पर सबसे सीधा असर डालते हैं, तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर की अगर हम बात करें तो मिड कैप शेयरों ने आज हल्की सुस्ती दिखाई। सिर्फ 0.1% की मामूली गिरावट रही, यानी कि लगभग फ्लैट इसको कह सकते हैं आप। लेकिन स्मॉल कैप शेयर्स ने अलग ही जोश दिखा दिया। 0.81% की मजबूत बढ़त के साथ में बंद हुए, यानी बड़े नामों में जहां हिचकिचाहट थी, हेजिटेशन थी, वहीं छोटे और मझोले शेयरों में खरीदारी का भरोसा साफ साफ नजर आया। अब चलते हैं आगे और देखते हैं सेक्टर बाय सेक्टर, पूरी तस्वीर को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि असली कहानी तो यहीं पर छिपी हुई है। तो ऑटो सेक्टर पर दोस्तों दबाव रहा, 0.74% की गिरावट के साथ में बंद हुआ। ग्लोबल ग्रोथ की लेकर सतर्कता का असर यहां पर साफ साफ दिखाई दिया। फार्मा सेक्टर ने हल्की मुस्कान दिखाई, 0.23% ऊपर बंद हुआ, यानी कि रक्षात्मक यानी कि डिफेंसिव सेक्टर होने के नाते निवेशकों ने यहां थोड़ा भरोसा जताया। और आईटी सेक्टर की दोस्तों बात करें तो आज आईटी सेक्टर सबसे कमजोर खिलाड़ी रहा, लगभग 1.5% और एग्जैक्टली 1.47% टूट गया। और यही वो सेक्टर है जो ग्लोबल क्यूज और डॉलर की चाल से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, और आज वही असर साफ साफ दिखाई दिया। और दूसरी तरफ मेटल सेक्टर ने कमाल दिखाया, 1.27% की मजबूत तेजी के साथ बंद हुआ, यानी आज के सबसे मजबूत सेक्टर्स में से एक। और रियल्टी सेक्टर पर दबाव बना रहा, 0.83% की गिरावट रही। और एफएमसीजी भी आज सुस्त रहे और 0.95% नीचे बंद हुए, यानी रोजमर्रा के सामान बनाने वाली कंपनियों पर भी आज बिकवाली हावी रही। लेकिन बैंकिंग की दुनिया ने आज बाजार का असली सहारा दिया है। पीएसयू बैंक सेक्टर 0.77% ऊपर। और प्राइवेट बैंक की बात करूं तो प्राइवेट बैंक सेक्टर ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया, पूरे 1.04% की तेजी के साथ बंद हुआ। तो आज अगर आप देखें आज की तस्वीर और एक लाइन में इसको समेटें तो बैंकिंग और मेटल ने बाजार को संभाला, जबकि आईटी, एफएमसीजी, ऑटो और रियल्टी ने दबाव बनाया बाजार के ऊपर। और यही है वो असली सबक जो हर निवेशक को समझना चाहिए। बाजार कभी एक साथ ऊपर या एक साथ नीचे नहीं जाता, हर दिन कोई ना कोई सेक्टर दूसरों से अलग चाल चलता है, और यही रोटेशन लंबे समय में सही मौके
भी बनाता है। दोस्तों, उतार चढ़ाव की असली वजह क्या है और ग्लोबल क्यूज क्या रहे, क्योंकि ये सबसे जरूरी सवाल है कि आखिर बाजार में ये उतार चढ़ाव आया क्यों। तो दोस्तों, आज जब सुबह लाइव शो पर हमने बात करी थी तो क्रूड ऑयल मेरा रोज कहते ना की पॉइंट की ट्रिगर बना हुआ है, और हमने कहा था कि इसके दामों पर नजर रखिए क्योंकि इसका सीधा असर बाजार के ऊपर पड़ रहा है लगातार। और आज क्रूड में जो हलचल देखने को मिली भी, लेकिन दिशा वो नहीं थी जिसका बड़ा अंदेशा था। WTI क्रूड 2.72% टूटकर $80.12 प्रति बैरल पर आ गया और ब्रेंट क्रूड 3.03% टूटकर $85.9 पर बैरल पर अभी ट्रेड कर रहा था। यानी क्रूड ऊपर नहीं गया, नीचे आया है। और आमतौर पर क्रूड का सस्ता होना भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए राहत की खबर मानी जाती है, क्योंकि इससे महंगाई और आयात बिल दोनों पर बोझ कम होता है। लेकिन आज बाजार ने इस राहत को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, क्योंकि निवेशकों का असली ध्यान कहीं और टिका था। लेकिन एक जगह इस तेल की गिरावट को स्वीकार किया और वो था बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने इसे पूरी तरह से खुले हाथों से लिया। क्योंकि जब जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ जाता है, यानी कि चालू वित्तीय घाटा वो बढ़ जाता है। और जब इसके दाम नीचे गिरते हैं तो हमारा घाटा कम होता है और इसका सीधा असर बैंक्स के ऊपर जाता है। और बैंक्स ने आज उसको पढ़ा, समझा और उसी के हिसाब से रिएक्ट भी किया। दोस्तों, अब हमको उधर भी ध्यान लगाना चाहिए, किधर यूएस ईरान पीस डील से जुड़ी ताजा खबरों के ऊपर। जैसे जैसे दोस्तों इस डील को लेकर ग्लोबल सेंटीमेंट में हलचल बढ़ रही है, वैसे वैसे क्रूड की कीमतों में भी उतार चढ़ाव तेज होता जा रहा है और इसका असर सीधा डॉलर की मजबूती और ग्लोबल रिस्क एपेटाइट पर पड़ रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है और ग्लोबल निवेशक सतर्क हो जाते हैं तो सबसे पहला असर एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स के ऊपर ही पड़ता है। और यही वजह रही कि आज आईटी सेक्टर पर सबसे ज्यादा दबाव दिखाई दिया, जबकि दूसरी तरफ घरेलू यानी कि डोमेस्टिक फोकस्ड सेक्टर्स जैसे बैंकिंग और मेटल इस ग्लोबल हलचल से अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुए। और यही वजह रही है कि बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक और मेटल सेक्टर ने आज मजबूती दिखाई। तो एक और पहलू हमारे लिए यहां पर समझना जरूरी है कि जब भी किसी बड़े जियोपॉलिटिकल मसले पर कोई डील बनने की उम्मीद बनती है तो बाजार पहले उस उम्मीद के तौर पर उसे लेता है, ना कि पक्की खबर के तौर पर। यानी जब तक इस डील की पूरी तस्वीर साफ नहीं होती तब तक क्रूड और ग्लोबल मार्केट्स में यही उतार चढ़ाव बना रह सकता है। रीजन, क्योंकि ये जो डील हो रही है बार बार बनती है, बार बार टूटती है, आज बनती है, कल टूटती है, कल टूटती है, परसों बनती है। तो ये जो बार बार बनना और बिगड़ना लगा हुआ है, इसमें बड़ी समस्या है। और जो सैंक्शंस लगाए हैं वो सैंक्शंस को लेकर भी जो दबाव बन रहा है, जो प्रेशर बन रहा है, जिससे थोड़ी सी ईज आउट होने की पोजीशन भी दिखाई दे रही, लेकिन क्लैरिटी नहीं आ रही। और यही कारण है कि दबाव, ये प्रेशर बन रहा है, क्लियर डायरेक्शन मार्केट को नहीं मिल रही है। इसीलिए आज के क्रूड के आंकड़े देखकर एक दिन में कोई बड़ा नतीजा मुझे लगता है निकालना जल्दबाजी होगी। जैसे कहावत है ना कि अकेले एक फूल से बहार नहीं आती, वैसे ही एक दिन के आंकड़े से पूरा ट्रेंड तय नहीं होता। दोस्तों, जैसे आपके मोहल्ले में जब कोई बड़ी खबर फैलती है तो हर दुकानदार अपने अपने तरीकों से रिएक्ट करता है। कोई सामान महंगा कर देता है तो कोई ग्राहक बुलाने के लिए छूट देने लगता है। और आज बाजार में भी यही हुआ। हर सेक्टर ने ग्लोबल खबर पर अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दी और यही वजह रही कि सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल में इतना आपको फर्क दिखाई दिया। दोस्तों, एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा, अगर आपके हमारा शेयर बाजार का लेखा जोखा पसंद आता है, जो सुनते तो आप अपने कान से लेकिन छपता आपके दिल में है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर करें। और साथ ही संजीवनी टीवी की मेंबरशिप लें ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने में मददगार साबित हो सके आपकी मेंबरशिप। तो चलिए वापस चलते हैं बाजार की पूरी लेखा जोखा की तरफ और बात करते हैं हमारे टॉप 5 गेनर्स और टॉप 5 लूजर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के असली हीरो यानी कि टॉप 5 गेनर्स की। तो आज के सबसे टॉप 5 गेनर्स में से कौन है, तो आप ये देख लीजिए और समझ लीजिए। तो बॉस, कोटक बैंक में आज सबसे ज्यादा तेजी रही है, 4.25% ऊपर गया और 417 पर पहुंच गया। जबकि एक्सिस बैंक भी चमका और 1.62% की बढ़त के साथ 1255 रुपए पर बंद हुआ। जेएसडब्ल्यू स्टील में 1.5% से ऊपर की मजबूती दिखाई दी और भाव रहा इसका 1341 रुपए। अल्ट्राटेक सीमेंट 1.53% ऊपर बंद हुआ 11,717 पर
और HDFC लाइफ ने 1.15% की बढ़त दिखाई और 553 रुपए पर बंद हुआ। और अब बात करते हैं उन 5 शेयरों की जिन्होंने आज निवेशकों को थोड़ा सा निराश किया है। लेकिन ऊपर अगर टॉप 5 में देखेंगे तो जो 2 शेयर थे वो बैंकिंग के ही थे। खैर, टॉप 5 लूजर्स की अगर हम बात करें तो टॉप 5 लूजर्स में भारतीय एयरटेल आज का सबसे बड़ा पिटने वाला शेयर रहा है। 2.31% टूटकर 1902 रुपए पर आ गया और पावर ग्रिड में 2.14% की गिरावट रही और 265 रुपए पर बंद हुआ। इन्फोसिस 2.1% नीचे रहा, 1120 रुपए पर बंद हुआ और एलएनटी में 1.96% की गिरावट रही और 4038 पर बंद हुआ और नेस्ले इंडिया 1.86% टूटकर 1452 रुपए पर बंद हुआ। अब दोस्तों यहां पर गौर कीजिए कि इस पूरी लिस्ट पर गेनर्स में ज्यादातर बैंकिंग और मेटल्स के ही नाम जुड़े हुए हैं और लूजर्स में आईटी, एफएमसीजी और टेलीकॉम जैसे सेक्टर हावी रहे। यानी आज के इंडिविजुअल स्टॉक्स के आंकड़े भी वही कहानी दोहरा रहे हैं जो हमने थोड़ी देर पहले सेक्टर वाइज तस्वीर में देखी थी। दोस्तों यहां एक बात और ध्यान देने लायक है कि कोटक बैंक में आज 3.5% से ज्यादा की उछाल कोई मामूली बात नहीं है। बड़े बैंकिंग शेयरों में इतनी तेजी अक्सर किसी खास खबर या सेक्टर भर के भरोसे को ही दिखाती है और वहीं भारतीय एयरटेल जैसे मजबूत और स्टेबल माने जाने वाले शेयर का आज सबसे ज्यादा टूटना यह दिखाता है कि सिर्फ कमजोर सेक्टर ही नहीं बल्कि मजबूत नाम भी प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए किसी एक शेयर की गिरावट देखकर तुरंत घबराने के बजाय पहले वजह को समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और बाजार की सेहत हम कैसे देखते हैं? एडवांस डिक्लाइन रेशियो से। जी हां दोस्तों, अब हम बात करेंगे बाजार की असली सेहत की यानी कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, जो हमें बताता है कि सिर्फ बड़े इंडेक्स नहीं बल्कि पूरा बाजार आज कैसा रहा। तो आज कुल 1966 शेयर बढ़त के साथ में बंद हुए जबकि 1548 शेयरों में गिरावट देखने को मिली और 131 शेयरों में कोई खास हलचल नहीं दिखाई दी और ये लगभग कल वाले स्तर पर ही टिके रहे। तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो 1966 शेयर वर्सेस 1548 शेयर, यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स गिरे, लाल निशान में बंद हुए, लेकिन बढ़ने वाले शेयरों की संख्या गिरने वालों से कहीं ज्यादा थी और लगभग 25% ज्यादा थी। तो ये है ना कमाल की बात। दोस्तों इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी क्लास के 1966 बच्चे मुस्कुराते हुए घर जा रहे हो और 1548 बच्चे थोड़े मायूस हो तो पूरी क्लास का माहौल पूरी तरह से खराब नहीं कहा जा सकता और यही आज बाजार की असली तस्वीर है। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सुबह कि भाई निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर जाएंगे, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर नहीं गए, बैंक निफ्टी गई। लेकिन शेयर्स के अंदर अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो कह रहा कि भैया बाजार में कोई गिरावट नहीं है, बाजार में कोई दबाव नहीं है, बाजार तो ऊपर ही गया है, कुछ शेयर्स की वजह से, कुछ हैवी वेट की वजह से बाजार थोड़ा सा नरम जरूर पड़ गया है, निफ्टी और खासतौर से सेंसेक्स। दोस्तों हेडलाइन के इंडेक्स आज भले आपको लाल दिखाई दिए हों, लेकिन जो नीचे ब्रॉडर मार्केट में उतनी कमजोरी आपको कहीं भी नहीं दिखाई दे रही जितनी हमको ऊपर से दिखाई पड़ रही थी। अब बात करते हैं दोस्तों गोल्ड की और सिल्वर की, क्योंकि इनकी बात करनी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि सोना चांदी, और सोना चांदी के साथ अगर हम क्रूड को भी मिला दें तो कोई बुरी बात नहीं होगी। तो गोल्ड दोस्तों आज 1,61,987 रुपए पर बंद हुआ है, 0.55% गिरावट के साथ में। मैं इसे ये कहना गलत होगा कि बंद हुआ है, क्योंकि एमसीएक्स तो रात के 11:30 बजे तक काम करता है, तो गोल्ड अभी बंद नहीं हुआ है, भाव चल रहा है, ट्रेडिंग चल रही है। तो 1,61,987 रुपए पर बंद हुआ है 0.55% की गिरावट के साथ में, जबकि सिल्वर भी थोड़ा सा नरम पड़ गया और 0.4% गिर गया, 2,43,150 पर काम कर रहा है। तो जैसा हमने दोस्तों पहले बताया कि क्रूड ऑयल में सबसे तेज गिरावट रही, WTI और ब्रेंट दोनों में 2.5 से 3% तक की टूट रही। यानी आज तीनों ही कमोडिटीज की बात करें अगर हम गोल्ड और सिल्वर और क्रूड ऑयल की, तो दबाव में रही है और इसका सीधा संदेश यही है कि ग्लोबल मार्केट्स में फिलहाल कॉशियस रुख बना हुआ है और अनसर्टेनिटी का माहौल भी बना हुआ है। दोस्तों अगर आप सोना चांदी में निवेश या खरीदारी की सोच रहे हैं तो इस गिरावट को सिर्फ एक दिन के आंकड़े की तरह देखें, ना कि पूरे ट्रेंड के बदलने के संकेत की तरह। ट्रेंड नहीं बदला है,
पूरा ट्रेंड बदलने के लिए बहुत सारी चीजें, फैक्टर्स हमें देखने पड़ेंगे। दोस्तों, कमोडिटीज के अंदर एक दिन का उतार चढ़ाव बहुत ही आम बात है और असली दिशा कुछ हफ्तों के रुझान से ही साफ हो पाती है। कल हमें क्या करना चाहिए, कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कल की क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे जरूरी हिस्सा होता है। कल बाजार किस दिशा में जा सकता है और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, यही तो आप जानना चाहते हैं। तो कल के लिए दोस्तों 3 बातों पर आपको नजर रखनी होगी। पहली, यूएस ईरान पीस डील से जुड़ी आगे की खबरें, क्योंकि ये जो पीस डील है, ये पीस डील होकर नहीं दे रही, यहां पर पीस बन नहीं रहा है, क्योंकि ये होगी या नहीं होगी तो दोनों ही केसेस में इसका सीधा असर क्रूड की चाल और ग्लोबल सेंटीमेंट पर पड़ेगा। और दूसरी, क्या क्रूड ऑयल की कीमतों में स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि यही तय करेगा कि ऑटो और एविएशन जैसे रेट सेंसिटिव सेक्टर आगे कैसा प्रदर्शन करते हैं। और तीसरी है, क्या आज की बैंकिंग और मेटल सेक्टर की मजबूती आगे भी बनी रहती है या सिर्फ एक दिन की राहत थी और कल प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। दोस्तों, यहां पर एक बात जरूरी है जो साफ कर देना चाहता हूं कि आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के सटीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देने के लिए हम सुबह आपसे बात करते हैं और 7:30 बजे जो हम आपको लेवल्स देते हैं वो आपको लगभग सटीक ही होते हैं। कल भी अगर देखें मार्केट में, परसों भी देखें, आज भी देखें, तो हमारे जो लेवल्स हैं, सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल, वो कहीं इधर से उधर हो नहीं रहे हैं। तो एटलीस्ट हमारे पास ये पता होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कहां जाएगा, कितना जाएगा, और नीचे आएगा तो कितना आ सकता है, कितने स्टेप नीचे उतर सकता है। तो ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। अगर हमारे पास हमेशा ऑलवेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होगा तो फिर हम मार्केट के अंदर पैनिक नहीं करेंगे, मार्केट में फियर नहीं क्रिएट करेंगे कि ऐसा ना हो कि मार्केट ऊपर जा रहा, खरीद ले, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए दोस्तों, हमें हमेशा कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। सेक्टर रोटेशन को हमें समझना होगा, सेक्टर रोटेशन को हमें सीखना होगा, यानी पैसा किस सेक्टर से निकलकर किस सेक्टर में जा रहा है, और अपनी एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की रफ्तार को बाजार के एक दिन के उतार चढ़ाव से प्रभावित ना होने दें, यानी कि एक दिन के उतार चढ़ाव से अपना एसआईपी को लेकर डिसीजन ना बदलें। दोस्तों, अगर आप ट्रेडर हैं तो कल की शुरुआत में उतार चढ़ाव ज्यादा रह सकती है, इसलिए आराम से 15, 20, 25 मिनट, 30 मिनट मार्केट को सेटल होने दें, उसके बाद ही फिर कोई पोजीशन वगैरह बनाएं। और मैं हमेशा कहता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहे, क्योंकि कॉल और पुट में आपके पैसे डूबने के चांसेस 90% से ज्यादा है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो कल वोलेटिलिटी बहुत ही हाई रहने वाली है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ना ज्यादा उत्साह ठीक है और ना ही ज्यादा घबराहट। संतुलन यानी कि बैलेंस ही इस बाजार का असली मंत्र है। तो आज का सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है, इस लेसन क्या मिलता है, क्योंकि ये हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आप आज सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी की गिरावट देखकर घबरा गए होते तो आप कभी नहीं जान पाते कि बैंक निफ्टी, मेटल, पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक सेक्टर ने आज कितनी मजबूती दिखाई। सिर्फ एक या दो बड़े इंडेक्स को देखकर पूरे बाजार का फैसला मत सुनिए, मत समझिए और मत किसी को सुनाइए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी इसके साथ में देखिए। दोस्तों, एक बात और हमेशा याद रखिए कि बाजार में सुनी सुनाई बातों और हेडलाइन भर से फैसला लेना अक्सर नुकसान की तरफ आपको ले जा सकता है। जैसे कहावत है ना, सुनी बात पर नहीं बल्कि देखी हुई बात पर यकीन कीजिए, यानी आंकड़ों को खुद पढ़िए, खुद समझिए, तभी भरोसे से फैसला लीजिए। और आज के दिन ने हमको यही सिखाया है कि बाजार कभी एक रंग का नहीं होता, वो हमेशा कई रंगों में कई रंगों में बटा हुआ होता है। तो जब भी आप, कोई भी निवेशक है और समझदार निवेशक है, वो बाजार की पूरी तस्वीर देखकर ही चलता है। यानी ये बिल्कुल वैसा ही जैसा किसी परिवार की खुशहाली सिर्फ सबसे बड़े कमरे को देखकर तय नहीं होती, पूरा घर देखिए तभी असली तस्वीर सामने निकल कर आती है। इन्वेस्टिंग में भी यही सीख है, पूरी तस्वीर देखिए, सिर्फ एक हेडलाइन का नंबर देखकर अपना फैसला मत बनाइए। और यही अनुशासन आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी की लंबे समय तक टिकाए रखता है। तो आज का सारांश क्या है? तो आज का सारांश यही है बाजार का कि सेंसेक्स और निफ्टी में हल्का दबाव रहा है, बैंक निफ्टी और मेटल सेक्टर का मजबूत सहारा रहा है। क्रूड में गिरावट के बावजूद यूएस ईरान पीस डील से जुड़ी ग्लोबल हलचल का असर भी हमने देखा है। और कल के लिए कॉशियस और बैलेंस
स्ट्रेटेजी हमें बना के चलनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आज का हमारा शेयर बाजार का लेखा जोखा आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और कमेंट में लिखकर हमें बताएं कि आप हमसे और क्या अपेक्षा रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।